लड़ाई नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है धर्मपाल भसीन की मूल कहानी का अनीस आजमी द्वारा किया गया रेडियो नाट्य रूपांतर। तो लीजिए सुनिए नाटक लड़ाई। भाइयों, आज अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो हमारी मांगे मान ले वरना हड़ताल। कब तक गांधीवादी में रहेंगे? पूरी करो, पूरी करो। हड़ताल हमारा नारा है। चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। शांत हो जाइए। लो सुधीर पांडे जी आ गए। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे सुधीर पांडे जी इधर ही आ रहे हैं। सुधीर पांडे जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सुधीर पांडे जैसा हो। शांत शांत भाइयों, शांत शांत भाइयों। मजदूर भाइयों, मुझे खुशी है कि आज मजदूरों के हित में आप सभी एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी एकता है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। भाइयों, ये बात तो 16 आने सच है कि हमारे खून पसीने से, हमारी मेहनत से, हमारी लगन से, हमारी निष्ठा से और हमारे परिश्रम से आज ये फैक्ट्री मुनाफा कमाकर कितनी आगे निकल गई है। बोलिए हाँ के ना। और ये बात भी 16 आने सच है कि हमारे खून पसीने, हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी निष्ठा और हमारे परिश्रम का फल हमें नहीं मिला, बल्कि फैक्ट्री मालिकान को मिला। बोलिए हाँ के ना। बिल्कुल सही है। और हम जब इन धनवान मालिकान के पास अपनी फरियाद लेकर गए, हमें क्या मिला? झूठे वादे, चिकनी चुपड़ी बातें और इनकी लातें। बोलिए हाँ के ना। दोस्तों, साथियों, मेहनत कश मजदूरों, अब समय आ गया है आंदोलन का। अपना हक हम लेकर रहेंगे। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर मालिकान हमें हमारा अधिकार नहीं देते तो फिर हमारे पास हड़ताल ही एकमात्र रास्ता है। जिंदाबाद। से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। हमारा नेता कैसा हो? सुधीर पांडे जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सुधीर पांडे जैसा हो। शांत भाइयों, शांत भाइयों, मैं कोई नेता नहीं हूँ। अरे मैं तो केवल कार्यकर्ता हूँ। आपका मजदूर भाई हूँ, आपका मजदूर साथी हूँ। आप ही की तरह एक कमरे के साधारण मकान में रहता हूँ मैं, और मुझे इस बात पर गर्व है। सुधीर पांडे जिंदाबाद। सुधीर पांडे जिंदाबाद। मालिकान हमारी मांगे नहीं मानते तो हम उनकी एक नहीं सुनेंगे। फैसला होकर रहेगा। मुनाफे में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हर साल बोनस मिलना चाहिए। हर मजदूर का बीमा होना चाहिए। पगार महंगाई के हिसाब से बढ़नी चाहिए। शांत भाइयों, शांत। जब हम मालिकान से मिले थे अब से कोई 10 दिन पहले, तब हमने उनसे इन्हीं सब मांगों के बारे में कहा था, लेकिन कोई अमल सामने नहीं आया। इसका मतलब मालिकान गुनहगार हैं। वो हमारे खून पसीने को कुछ नहीं समझते हैं। उनको तो बस मुनाफे से सरोकार है। आपकी मेहनत से जो दौलत उन्होंने कमाई है, उसी दौलत से आज मंत्री और संतरी सब इनकी मुट्ठी में हैं और हम सड़क पर हैं। मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। भाइयों, हम मालिकान से बात करने अंदर जा रहे हैं। हमारे वापस आने तक आप शांति बनाए रखें। हम कोई भी फैसला करेंगे आपके हित को ध्यान में रखकर ही करेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद।
लगता है ये दर्द आज मेरी जान लेकर रहेगा। निर्मला, कहाँ हो? सारा बदन चरमराने लगा, आंखों के सामने तारे छिटक रहे हैं। ओह, निर्मला, अब नहीं सहा जाता। सुनो जी, मैं गरम दूध में हल्दी मिलाकर लाई हूँ, इससे आराम मिलेगा। उठो, धीरे धीरे पी लो। अरे हिम्मत करो ना, उठो। नहीं, अब शायद नहीं उठ पाऊंगा मैं। कैसी बातें करते हो जी? चलो मैं सहारा देती हूँ। उठो, उठो। अरे थोड़ी गर्दन और उठाओ ना। अरे जबरदस्ती मत करो। अरे आराम से, आराम से। अच्छा चलो, ऐसे ही गर्दन ऊंची किए रहो। लो, ये दूध पी लो। हाँ। अरे बस 2 घूंट और रह गया है, पी लो इसे भी। पियो पियो। अब और नहीं, अब और नहीं। अरे मुझे वापस लेटा दो निर्मला। हाँ, चलो लेटो आराम से। न जाने अब कौन आ गया है। निर्मला देखो, मुझे किसी से नहीं मिलना है, मना कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है, मना कर दूंगी। तुम लेटे रहो, मैं अभी आई। आई बाबा आई। अरे भवानी भैया, तुम इस समय? क्या हुआ सुधीर को? कैसा है वो? तेज बुखार में तप रहे हैं, ऊपर से सारा शरीर फोड़े की तरह दुख रहा है। अभी गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पिलाई है। चलो चलो मैं देखता हूँ, अस्पताल ले जाना पड़े तो वो भी मैं करूँगा। लेकिन वो कह रहे थे मुझे किसी से नहीं मिलना। उसके कहने से क्या होता है? इनका अजब बुरा हाल है। अरे पीड़ा इतनी है कि बड़बड़ाए जा रहे हैं। ओहो निर्मला भाभी, मुझे अंदर तो आने दो, रास्ता क्यों रोके हो? अरे अच्छा चलिए, आइए। चलो आराम से। कंधों की चमड़ी रगड़ खा खा के पूरी तरह से छिल गई है। कलाई में जगह जगह खरोंचे हैं, जिनमें किसी ने मिर्च पाउडर भर दिया है, शायद ऐसा लगता है। ये उंगलियों के पोर का मांस उधड़ गया है, पक कर फटने को है। अंग अंग चरमरा रहा है मेरा, और उस पर ये जानलेवा बुखार। भवानी भैया, जब ये घर आए तो चाल में लड़खड़ाहट थी, बदन आग की तरह तप रहा था, आंखें अंगारों सी लाल थी। मैं सहारा देकर बिस्तर तक लेकर आई, अपने आप बिस्तर पर लुढ़क गए और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे। क्या था सुधीर पांडे, मेरा यार, और क्या हो गया सुधीर पांडे आज? मैं आज इतना रोया, चाहा कि मेरी पीड़ा, मेरे भीतर की सारी जलन आंसुओं के साथ बहकर दूर चली जाए, पर मैं ऐसा कर पाने में असमर्थ रहा हूं। मुझे लगा कि कमरे की दीवारें चरमरा कर गिरेगी और छत मुझ पर आ गिरेगी, और इसी के साथ जीवन की सारी घुटन, सारी पीड़ा, सारी चिंताएं, आटा, नमक, दाल, दूध, दवाइयां, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। इसकी ये हालत तो तब भी नहीं हुई थी जब इलाके के एसएचओ चौधरी नवल सिंह ने अपनी बेंत के मुठ से इसके जिस्म को धोबीघाट बना डाला था, और ये बात भी कोई बहुत पुरानी नहीं है। अरे पूरा जीवन जोश में ही तो बीता है इनका। होश से काम लेते
तो आज कहां से कहां होते। अरे भाभी, एसएचओ नवल सिंह उस दिन सैकड़ों मजदूरों के सामने इसकी जली कोटी सुनता रहा और बर्दाश्त कर गया, लेकिन एक दिन मौका पा गया। देर रात सुधीर अकेला साइकिल पर मिल गया और उसने जबरदस्ती इसकी जेब में चरस डालकर झूठा केस बनाकर हवालात में इतने भेद बरसाए कि गिनती मुश्किल हो गई। हाथ मना कर दिया था उसने इसको। ठीक कहते हो भवानी भैया। अरे इन पुलिस वालों की तो दोस्ती और दुश्मनी दोनों बुरी होती हैं। हालांकि बाद में इन्होंने अपने ऊपर झूठे केस को साबित करके एसएचओ नवल सिंह का तबादला करवा दिया था। तभी तो भाभी, एसएचओ जब भी इसके सामने पड़ता है किसी आनी हंसी हंसकर इधर उधर होने लगता है। अरे भवानी भैया, तुम्हारे दोस्त ने भी कभी समझौता नहीं किया, अपनी चाल ही चलते रहे। लेकिन मिला क्या? हाथ क्या लगा? बात काफी पुरानी है भाभी। तब सुधीर को सक्रिय राजनीति का चस्का लग चुका था। मजदूरों के लिए कुछ कर गुजरने का भूत सवार था इस पर। सोचता था समाज को बदल देगा, इन्हें इंसाफ दिलवाकर ही दम लेगा। वो तो बस भावुक होकर ईमानदारी की बुनियादों पर ही सोचता रहा कि सबको बराबरी का हक दिलवा कर रहेगा। ये समझ ही नहीं सका कि राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेता खुद मजदूरों का दमन कर रहे हैं। अरे भाभी, लगता है दर्द से इसकी नींद खुल गई है। हाँ, अरे सारा बदन चूर चूर है इनका। बुखार भी तो है। यही हैं जो इस पीड़ा को झेल सकते हैं। कल जब ये इस हालत में घर आए थे तो मैं आटा गूंथ रही थी। आती हूँ बाबा, आती हूँ। हे राम, ये क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा है? निर्मला, मुझे अंदर तो आने दो। अरे आज फिर झगड़ा करके आए हो किसी से क्या? अरे अंदर तो आने दे निर्मला। अरे रोकता कौन है? कौन रोकता है अंदर आने से? पर बताते क्यों नहीं? आज फिर झगड़ा किया है क्या किसी से? झगड़ा? नहीं तो। अरे क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? तुम्हारे नहीं का मतलब है हाँ, किया है झगड़ा। निर्मला ने। अब बोल, क्या कर लेगी मेरा? अरे नहीं, अंदर। अरे आराम से, आराम से। भाभी, आपने तो कुछ भी नहीं देखा। सुधीर अपने आप में एक मजबूत चट्टान था। अरे ये तो अपने भीतर की टूटन को महीनों अपने आप से ही छिपाता रहा। आज ये पूरी तरह धराशायी हो चुका है। भवानी भैया, लगातार इतने महीनों की बेकारी के बावजूद आटा, दाल, नून, नमक, इन सब का जैसे तैसे बंदोबस्त हो रहा था। इन्हें परेशान देखकर जब भी मेरे मुंह से निकलता अजी ऐसे कितने दिन तक काम चलेगा, तो फौरन कह देते, अरे तुम्हें इससे क्या मतलब, जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। भवानी भैया, तुम तो जानते हो मुझे, मैंने हमेशा थोड़े को बहुत जाना। जरूरतें सीमित, बहुत ही सीमित। 6 बरस पहले की जरी की साड़ियां अब तक चला रही हूँ। पर भैया, बच्चों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है ना। जाहिर है भाभी, बच्चों को तो चाहिए ही ना। अरे पिछले 4 महीनों में जाने किस किस से क्या क्या कहकर कर्ज मांगते रहे, और घर का चूल्हा भी जैसे तैसे चलता रहा। अच्छा। लेकिन अब सारे बहाने भी माटी की हंडिया की तरह चौराहे पर फूट गए। मैंने इनसे कहा भी, अरे क्यों जमी जमाई नौकरी पर लात मार दी? इस जमाने में नमक हलाल बनकर कौन नौकरी करता है भला? अरे आखिर वो आपका बॉस था, जरा कुछ कह दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन कभी कुछ सोचा होता तो सोचते ना। चले आए नौकरी पर लात मारकर। गोपाल, अरे गोपाल, अरे भाई गोपाल सुनो तो। अरे जयराम जी की सुधीर भाई साहब। जयराम जी की सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, तो सब ठीक है। तुम सुनाओ कैसे हो? बस प्रभु की दया है, दिन काट रहे हैं। आप सुनाओ, आज कैसे फुर्सत मिल गई? अरे गोपाल भाई, हमारी एक बात सुन जरा ध्यान से। अपने ठेकेदार से कह के हमें
पल्लेदारी पर लगवा दूं? क्या कह रहे हैं आप सुधीर भाई साहब? आराम से गोपाल भाई, आराम से। भला आपको क्या जरूरत पड़ी मजदूरी करने की? आप भी बस ना हमसे मखौल करने चले आए, भगवान का। नहीं 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 गोपाल, देखो भाई, देखो असल में बात ये है कि लेकिन सुधीर भाई साहब, आप इतने जाने पहचाने मजदूर नेता, इतने बड़े लेखक। हाँ, यही बात है। हम मजदूर नेता हैं, लेखक भी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बेलदारी कर रहे मजदूरों की परेशानी पर कुछ लिखें। लेकिन भाई, हम बेलदारी करते हुए, उनके दरमियान काम करते हुए उनके दुख दर्द को समझ सकेंगे, तभी तो इन पर ईमानदारी से कुछ लिख सकेंगे हम, समझे? अच्छा, हाँ। तभी तो मैं कहूं कि सुधीर भाई साहब को किस बात की कमी है। वाह, आप भी कितने महान इंसान हैं सुधीर भाई साहब। अरे नहीं भाई, अच्छा देखो, अब ये सब छोड़ो, अपने ठेकेदार से हमारी बेलदारी की बात पक्की करवा दो यार, हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे ओ छोटू। हाँ जी। बेटा, एक चाय स्पेशल मलाई मार के यहाँ भेज देना जल्दी से। अच्छा जी। भाई साहब, हाँ, आप चाय पीकर ताजा दम हो जाओ। मैं अभी आया ठेकेदार से बात करके। अरे गोपाल गोपाल, हाँ। देखो मेरी बात सुनो भाई, देखो हाँ। देखो मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। हाँ। हाँ? भाई देखो, इस बात का ध्यान रखना कि मेरी असलियत किसी को पता ना चले, हैं? देखो, वरना दूसरे मजदूरों का मेरे प्रति व्यवहार बदल जाएगा, हैं? और मैं मजदूरों की परेशानी को ठीक से जान नहीं पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, ठीक है? अच्छा, मैं अभी आया ठेकेदार। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 है। खून पसीना बहाने के लिए ईमानदार आदमी को कितना नाटक करना पड़ता है। मेरी बात हो गई अच्छा, मेरी बात ठेकेदार से। आप कल से काम पे आ सकते हो। कल से आना चालू कर दूंगा। हाँ। अच्छा, कल कितने बजे आना होगा? यही कोई सुबह 5 बजे आना होगा। 5 बजे आ जाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं है? अरे भाई, काम तो काम है, वो भी अपनी मर्जी का काम है। गोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं कल सुबह 5 बजे पहुंच जाऊंगा। हाँ, सुबह 5 बजे। ठीक है। गोपाल की सिफारिश पर ठेकेदार ने चूं चां किए बिना मुझे पल्लेदारी पर रख लिया। सुबह मुंह अंधेरे जो मैं काम पर निकलने लगा, निर्मला ने कई सवाल पूछ डाले, पर ठीक ठाक सा बहाना बनाने में मैं कामयाब रहा। कुछ ही देर में मैं पल्लेदारों की भीड़ में शामिल था। शरीर पसीने से नहाए हुए, जैसे सबने तेल मल रखा हो। सांसें तेज, भारी भारी टोकरे, भारी भारी पेटियां, सामान खींचकर बाहर निकालना, पीठ पर लादना, प्लेटफॉर्म पर अलग अलग रखना, बिल्टियों के नंबर से उन्हें मिलाना, सील तोड़ना, और ये सब बिना रुके लगातार किसी मशीन की तरह करते रहना, बस करते रहना। कुछ ही घंटों के अंदर मेरा अंग अंग दर्द से कराहने लगा, बदन टूटने लगा, पिंडलियां कपकपाने लगी, बाहें जवाब देने लगी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझाया, सुधीर पांडे, इस बेरोजगारी के दौर में 50 रुपए की दिहाड़ी कम नहीं होती। बीवी बच्चे भूखों मर रहे हैं तेरे। अरे 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 भैया, अरे इतना भारी नगा उठा पाओगे? हाँ। देखने से तो नहीं लगता कि उठा पाओगे। रुको रुको, हाथ लगवा देता हूँ मैं। नहीं। अरे हाथ लगवा देता हूँ भैया। नहीं, शुक्रिया। जब दूसरे पल्लेदार मेरी टूटती हिम्मत को तोड़ते, तो मैं जबरन मुस्कुराने का एक असफल प्रयास करता। फिर आम के टोकरों को उतारने का नंबर आया। मैंने दम साधा, एक लंबी सांस ली और आम से भरे टोकरों पर टूट पड़ा, बिल्कुल ऐसे जैसे कैलाश पनवाड़ी की दुकान के सामने तिलक राज मूंदड़ा पर टूट पड़ा था। उस दिन मैं रत्ती भर नहीं आ पाता, लेकिन आज किसी मरियल की तरह क्यों हाँफ रहा हूं मैं? मेरे हाथ पांव क्यों जवाब दे रहे हैं? सूरज आग उगलता सर पर सवार था, पसीना बह जा रहा था, बहकर आंखों में जाने लगा था। आंखों में ऐसी जलन जैसे पिसी मिर्च पसीने में मिली हो। प्यास इतनी बढ़ गई थी कि जुबान तालू से चिपक गई।
होठों पर पपड़ियां ही पपड़ियां। गर्म पसीने से लगातार भीगने की वजह से मेरी पुरानी कमीज की आस्तीन से चर्र की आवाज आई। पजामे का पांचा भी न जाने किस चीज से ऐसा उलझा कि घुटने तक चीरा लग गया। दो घड़ी दम लेने को मैं एक पेटी पर बैठ गया, तभी गोपाल मेरी तरफ लपका। भाई थक गए ना? नहीं, वो बात नहीं है। काम की आदत भी कहाँ है आपको? हाँ, सो तो है, ऐसी कोई बात नहीं है। पानी पी लो, बाहर प्याऊ लगा है। हाँ, पहले जरा सांस काबू में ले लूं, अभी पीता हूँ यार। आपने भी क्या परेशानी मोल ले ली बैठे बिठाए। अरे सलाम। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, मजा आ रहा है यार। ओफो, ये कमबख्त यहाँ कहाँ मरे? क्या हुआ भाई साहब, चौंक क्यों रहे हैं? अरे यार, ये मेरे मोहल्ले में फल बेचने वाले हैं, मुझे देखकर इधर ही आ रहे हैं। ये तो बहुत बुरा मुसीबत है। बाबूजी, बाबूजी, आप यहाँ? अरे बशीर मियां, पल्लेदारी के काम पर? अरे बशीर मियां, ये अजब पहेली है बाबूजी। चुप बशीर मियां। देखिए बशीर मियां, यहाँ किसी को पता ना चले कि तुम मुझे पहचानते हो, समझे? लेकिन बाबूजी, ये माजरा क्या है? तो अखबार में लिखा पढ़ी का काम करते हैं। बशीर मियां, फिर वही बात, आप मेरी बात को समझिए। देखिए मैं यहाँ अपने अखबार की तरफ से स्पेशल ड्यूटी पर हूँ, भेस बदल कर, समझे? कमाल है आराम से बशीर मियां। अखबार वालों को भी सच्चाई ढूंढने के लिए क्या क्या भेस बदलने पड़ते हैं। आपको देखकर कौन कहेगा कि आप पल्लेदार नहीं, अखबार वाले हैं। आप भी बाबूजी सचमुच कमाल के आदमी हैं, कमाल के। वाह वाह, अच्छा बाबूजी, चलता हूँ। ठीक है। भवानी भैया, अब तुम चलो, लगता है इन्हें नींद आ गई है। जी। इतने बरस हो गए मुझे तुम्हारे दोस्त के साथ जिंदगी गुजारते, रात दिन का साथ है, पर मैं लाख जतन के बाद भी इस आदमी को समझ ही नहीं सकी। भाभी, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझा नहीं जा सकता। अच्छा भाभी, मैं चलता हूं, कल आऊंगा, अपना ध्यान रखना। हे भगवान, कैसा अजब हाल कर डाला है इन्होंने अपना। चंद दिनों में अपने शरीर को जाने किस भट्टी में झोंक कर झुलसा डाला है। मैंने कहा कब से सोए जा रहे हैं, उठिए ना, आपकी पसंद की चाय बनाई है। अरे सुन रहे हैं या नहीं? क्या है? अरे उठ भी जाइए, कब तक सोते रहेंगे? देखिए चाय लाई हूँ आपके लिए। चाय लाई हो? हाँ, अरे उठिए ना, लीजिए ये पकड़िए चाय का गिलास, उठिए। हाँ, आराम से, ये लीजिए। निम्मा, तुमने अपने लिए भी बनाई है ना? हाँ, अपने लिए भी बनाई है। चलिए जरा पीकर देखिए तो सही कैसी बनी है। चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने आज। अरे रोज ऐसी ही तो बनाती हूँ। अच्छा ये बताइए, अब दर्द कैसा है? कुछ आराम महसूस कर रहे हो या नहीं? हाँ, पहले से तो काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अरे ये खिड़की से बाहर क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ नहीं तो फिर क्यों देखे जा रहे हो उधर? तो फिर किधर देखूं, तुम ही बताओ। कहीं मत देखो, बस
मेरी तरफ देखो। तुम्हारी तरफ? अच्छा, तो लो, देखते हैं तुम्हारी तरफ। तुम तो जानते हो ना, मेरे जीवन में अगर कुछ मेरा है तो वो तुम हो। हाँ, जानता हूँ निम्मा, तुम मेरी जिंदगी हो निम्मा। तो फिर अपनी जिंदगी अपनी निर्मला के सर की कसम खाकर बताओ, किसी से लड़ाई करके आए थे ना? हाँ, हाँ निम्मा, इस बार सचमुच लड़ाई हो गई। इस बार हकीकत से लड़ाई हुई। नहीं जानता था कि वास्तविकता ऐसी भी हो सकती है। मैं इस बार अपने आप से लड़ गया निम्मो। मैं हार गया निम्मो। मैं लड़ते लड़ते हार गया। नहीं, मैं हार गया। तुम हारे नहीं हो। मैं हारा नहीं हूं? ये देखो, ये कंधे की चमड़ी रगड़ खा खा के बुरी तरह छिल गई है। कलाई में जगह जगह खरोंचे आ गई, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। हाँ, ये उंगलियों की पोर का मांस उधड़ गया, पूरा बदन थोड़े सा हो गया, पक गया, फट गया। मेरा एक टखना, कलाई, घुटने सब छिल गए, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। हाँ, मैं हारा नहीं हूं निम्मा। हाँ, मैं हारा नहीं हूं। मेरा अंग चरमरा रहा। नहीं, पर ये तुम हारे नहीं हो। नहीं हारे हो तुम। मैं हारा नहीं हूं। हाँ? तुम हारे नहीं हो। नहीं हारे हो तुम ठीक कहती हो निम्मा। मैं हारा नहीं हूं। मैं जिंदगी की लड़ाई हारा नहीं हूं निम्मो। तुम ठीक कहती हो। मैं सुधीर पांडे जिंदगी की लड़ाई हारा नहीं हूं निम्मो। मैं जीत गया। मैं ये लड़ाई जीत गया निम्मो। मैं ये लड़ाई जीत गया। लड़ाई नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप धर्मपाल भसीन की कहानी का अनीस आजमी द्वारा किया गया ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थी विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सागर, सतीश कक्कड़, SM शरीफ, MH नियाजी, किशोर सहजानी, दिनेश वर्मा, राजेंद्र वर्मा, प्रवीण शर्मा, सुनील कुमार लोहिया, अरुण कोचर और हर्षबाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।